हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एज आई प्रॉमिस्ड कि हम लोग अपनी प्रथम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम 11th और 12th के बच्चों को टारगेट करेंगे उनके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, लोकल एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम लोग 12th के फर्स्ट चैप्टर को लेके आए हैं जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका लेक्चर फर्स्ट करेंगे आज। तो वैसे ही सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी में, बट सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, तो इस वजह से ये फर्स्ट चैप्टर कहला रहा है। तो हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो जैसा कि आप लोग 10th क्लास में 8th क्लास में पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें भी फर्स्ट चैप्टर में सब पढ़ चुके थे हम, लेकिन वो हटा दिया गया है। तो आपको पता है, मैं थोड़ा रिकॉल करा दे रहा हूँ। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इट कंसिस्ट ऑफ टू शब्द, रिप्रोडक्शन, ठीक है। री का मतलब फिर से, प्रोडक्शन का मतलब बनना, यानी कि कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म फिर से बनाता है, तो उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना। जैसे कि पेरेंट है, उनसे उनके ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, उन जैसे ही होते हैं, ह्यूमन का ह्यूमन, एलिफेंट का एलिफेंट, तो उन्हीं जैसे अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को बनाना फिर से कहलाता है रिप्रोडक्शन। दो टाइप का होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल में दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिंगल पेरेंट से ही बच्चे बन जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेक्सेस यानी दो जेंडर इन्वॉल्व होंगे, मेल एंड फीमेल। वो अपने गैमीट्स बनाएंगे और गैमीट फ्यूज होके जाइगोट बनेगा, उससे फिर नया इंडिविजुअल बनेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय द फ्यूजन ऑफ देयर गैमीट्स, बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ठीक है। अब बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो अब प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं आपको पता है। प्लांट किंगडम को 5 डिवीजन में बांटा गया था: एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। जो लास्ट डिवीजन था एंजियोस्पर्म्स, सिर्फ उन्हीं पे फ्लावर आते थे, उन्हीं को बोला जाता था फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब एंजियोस्पर्म्स। क्यों बोला जाता था? क्योंकि आपको पता है एंजियोस्पर्म्स का मतलब है वेसल्ड सीड्स, यानी सीड्स एनक्लोज हैं किसी चीज में, और सीड्स किसके अंदर होते हैं? फ्रूट्स के अंदर। और फ्रूट किससे बनता है? फ्लावर से। ये सब हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं ना। फ्रूट किससे बनता है? फ्लावर की ओवरी से, है ना। तो फ्लावर सिर्फ इन्हीं पे आते हैं, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में, तो उनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोला जाता है। यानी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो उसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है रिप्रोडक्शन, वो क्या होता है? फ्लावर। फ्लावर इज द मेन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स। तो हम फ्लावर की बात कर लेते हैं। हालांकि आपको एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता फ्लावर से, बट बस कॉन्टेक्ट बनाने के लिए, सभी चीज़ों को समझने के लिए एक बार फ्लावर का बस समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको जो नोट्स मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नोट्स आपको बेस्ट नोट्स अवेलेबल किए जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारे क्वेश्चन फिर आपको मिल जाएंगे जो कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जो पिछले सालों में सीबीएसई में आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस हैं उसमें जो कि आपको ज़रूर करने हैं, ठीक है। तो नोट्स भी आपको वहीं मिल जाएंगे। उसमें थोड़ा बस कॉन्टेक्ट बनाने के लिए 11 से थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट दे दिया है, जो कि आपको 11 से थोड़ा दिमाग में लाना पड़ेगा, क्या क्या स्पोरोफाइट वगैरह। तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, याद नहीं करना है, वो आपके पेपर में नहीं आता। पेपर में बता दूंगा कहाँ से आता है, ठीक है। बट फ्लावर को एक बार इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी है। तो मैं फ्लावर को अगर बनाऊं, तो आपको पता है फ्लावर जिस स्टॉक पे बनता है, जो स्टॉक होता है जिस पे फ्लावर आता है, उसे बोला जाता है पेडिसेल। जो पेडिसेल का अपर पार्ट होता है स्टॉक का, वो थोड़ा स्वॉलन होता है, थोड़ा फूला हुआ होता है, इसको बोला जाता है थैलेमस या रिसेप्टिकल। इस पे 4 वर्ल बनते थे। जो आउटर मोस्ट वर्ल होता था, जो आउटर मोस्ट घेरा होता था, वो हरी हरी पत्तियों का होता था, जिसको बोला जाता था कैलिक्स। आपने कोई फूल देखा होगा, हरी सी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, ठीक है। उन सब पत्तियों को मिला के बोला जाता है कैलिक्स। अकेली एक पत्ती को क्या बोला जाता है? पता होगा आपको, सेपल्स, है ना। तो ये जो आउटर मोस्ट वर्ल है वो हो गया कैलिक्स। इसके अलावा जो कलर्ड पत्तियां होती हैं, कोई लाल कलर के फूल होते हैं, कोई गुलाबी कलर के होते हैं, कोई येलो कलर के होते हैं, कोई रेड कलर के, ठीक है। तो वो सब उस वाले होल को बोला जाता है, उस वाले वर्ल को बोला जाता है कोरोला, ठीक है ना। बस ऐसे रिप्रेजेंटेशन के लिए बना रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक फूल नहीं है, बस सारे वर्ल दिखाने के लिए। तो ये जो कलर्ड पत्तियों का वर्ल होता है उसको बोला जाता है कोरोला, ठीक है। और इसकी भी एक पत्ती को क्या बोला जाता है? पेटल। इसके अंदर वाला जो वर्ल माना जाता है वो है, ऐसा आपने देखे होंगे, एक लंबा सा स्लेंडर सा पार्ट होता है, उसके ऊपर लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनको बोला जाता है स्टेमेंस। और जो सबसे अंदर वाला चौथा वर्ल होता है, ठीक है, इस वर्ल को, एक को स्टेमेन, इन पूरे वर्ल को, सबके ग्रुप को बोला जाता है एंड्रोशियम। और जो इनर मोस्ट होता है, ठीक है, एक ही बना रहा हूं यहां पे, एक ज्यादा भी हो सकते हैं,
ठीक है, इसको बोला जाता है, एक को बोला जाता है कार्पेल या फिर पिस्टिल, और इनके पूरे वर्ल को, पूरे घेरे को बोला जाता है गाइनोशियम। तो यहां पे 4 वर्ल हैं, चारों की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ल, ठीक है, इस वर्ल को बोला जाएगा कैलिक्स, और इसका जो यूनिट होगी यानी इसके एक इंडिविजुअल को बोला जाएगा सेपल्स। ठीक है, इनका काम की बात भी तुरंत कर लेते हैं। इनका काम क्या होता है, जब फूल बड स्टेज में होता है, कली के फॉर्म में होता है, तो जैसे कि आपने देखा होगा, ठीक है, मानो ये कली है, फूल अभी खिला नहीं है, ठीक है, तो ये जो ग्रीन पत्तियां पूरा इनको बंद करके रखती हैं, तो प्रोटेक्ट करती हैं अंदर के सभी वर्ल को, कोरोला को, गाइनोशियम को, सबको बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करती हैं। तो इनका काम हो गया प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इनर वर्ल्स ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। जो सेकंड वर्ल है आपका कलर्ड पत्तियों का, उसे बोला जाता है कोरोला। जो सेकंड वर्ल है बाहर से सेकंड वर्ल, उसको बोला जाता है कोरोला। इनके एक यूनिट को क्या बोला जाएगा, एक पत्ती को क्या बोला जाएगा, पेटल्स। इनका काम क्या होता है, ये कलर्ड होती हैं तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, ताकि वो आके पॉलिनेशन कराए, है ना, ये सब बातें पुरानी हैं। नेक्स्ट जो वर्ल होता है इनका पूरा घेरा, इनको बोला जाता है एंड्रोशियम। क्या बोला जाता है, एंड्रोशियम, और एक यूनिट को बोला जाता है स्टेमन। सो थर्ड इज एंड्रोशियम, जो आपको एक ये दिख रहा है, एक यूनिट, इसको बोला जाता है स्टेमन। इनका काम क्या होता है आपको पता है, दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यहीं पे मेल गैमीट बनता है, ठीक है ना, इनके अंदर। तो इनका काम क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल भी बोला जाता है, ये बात आपको पता है, सारी 11th क्लास की हैं। फिल का मतलब पत्ती के लिए, स्पोरो का मतलब जिन पत्तियों में स्पोर बने उन पत्तियों को स्पोरोफिल बोला जाता है। स्पोर 2 टाइप की कंडीशन हो गई थी, हेटेरोस्पोर, एक माइक्रोस्पोर, एक मेगास्पोर। छोटे वाले माइक्रो, बड़े वाले मेगा। जो माइक्रोस्पोर होते थे वो मेल गैमीट बनाते थे, जो मेगास्पोर थे वो फीमेल गैमीट बनाते थे। तो इन पत्तियों में कौन से स्पोर बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, जो क्या बनाएंगे, मेल गैमीट। तो स्टेमिन को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ वर्ल है आपका, ये यहां पे आपको एक ही यूनिट दिख रहा है इसकी, बट एक पूरा वर्ल है, इसको बोला जाएगा गाइनोशियम। इसकी यूनिट को बोला जाता है कार्पल, या फिर कुछ जगह पिस्टिल भी लिखा होता है। इस एक को, है ना, सभी को बोला जाएगा मिला के गाइनोशियम। इनका काम क्या है, कार्पिल को फिर से इसको क्या बोला जाएगा, मेगा स्पोरोफिल, क्योंकि यहां पे मेगा स्पोर बनेंगे, और मेगा स्पोर आगे चल के क्या बनाते हैं, फीमेल गैमीट। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हम इन्हीं की बात करेंगे, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इनसे कोई काम नहीं है, ये मेन है क्योंकि रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पूरे प्रोसेस की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इस पूरी प्रोसेस को 3 इवेंट्स में बांटा गया है। अच्छा, इसकी बात भी कर ही लेते हैं आप। इस स्टॉक को क्या बोला था, पेडिसेल, और इसको बोला गया था थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल, ठीक है। तो जैसा कि आप इन सब के बारे में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो अभी 11th की सीरीज, आपको पता है इसमें 11th भी शामिल है, 11th की क्लासेस भी, लेक्चर्स भी आते ही जाएंगे, तो आप वहां पढ़ लेंगे, या फिर अपनी आप 11th की बुक को खोल के भी ये सब चीजें देख सकते हैं रिकॉल करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने क्या पढ़ा कि नया इंडिविजुअल बनेगा बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट। तो इस फ्यूजन को क्या बोला जाता है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन, है ना। तो जो मेन इवेंट होता है इनके रिप्रोडक्शन में वो होता है फर्टिलाइजेशन, और आपको पता है स्पेशल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे, जिसे बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें 2 इवेंट शामिल होते हैं, इस वजह से डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। एक सिनगेमी, इन सब टर्म से आप फेमिलियर हैं, 10th क्लास में ही पढ़ के आए हैं, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। इनको आगे भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक इवेंट तो ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन से पहले वाले जो भी काम है उन सबको हम एक कैटेगरी के अंदर रख दे रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले वाले, तो इनको क्या बोलेंगे हम,
प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले वाले, मेल और फीमेल गैमीट के मिलने से पहले क्या क्या हो रहा है, उनको सबको बोला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो भाई क्या क्या होगा, ठीक है, यहां पे मिल रहे हैं ना, तो मेल फीमेल के मिल रहे हैं, बट बने कब, वो सारी बात है, यानी कि उनका बनना, गैमीट फॉर्मेशन, यहां पे हम गैमीट फॉर्मेशन पढ़ेंगे, और आपको पता है मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास जाता है, इसे क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, और इसमें पढ़ेंगे पॉलिनेशन, तभी तो मिलेंगे जब पास आ जाएंगे, तो पॉलिनेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट हैं, गैमीट फॉर्मेशन एंड पॉलिनेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट, तो उन्हें क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद तो क्या कहे जाएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अच्छा, इसमें क्या आएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या आएगा, गैमीट सब मिल गए, तो क्या आपको पता है क्या बनता है, जायगोट बनता है, जायगोट बन गया फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, जायगोट का बनना। अब वो क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है ना। तो आप ये सब इवेंट्स पढ़ चुके हैं, क्या क्या बनता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशनस टिश्यू होता है, पढ़ाऊंगा आगे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जायगोट एम्ब्रियो बन जाता है, वो पूरा डेवलप होके प्लांट बॉडी बनाएगा, और आपको पता है फ्रूट्स और सीड्स भी बनते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। तो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है ना। इनको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। 3 इवेंट हैं पूरे फर्टिलाइजेशन, पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे, इस ऑर्डर में पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं गैमीट फॉर्मेशन। तो आपने पढ़ा गैमीट कहां बनते हैं, मेल गैमीट बनता है एंथर के अंदर। अच्छा, एंथर नहीं, भी आपको पता है स्टेमन के अंदर है ना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, स्टेमन, तभी उन्हें माइक्रोस्पोरोफिल बोला गया है। और फीमेल गैमीट बनता है कार्पेल के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेमन। पहले मेल गैमीट बना ले रहे, फीमेल बना ले रहे, फिर उनको पॉलिनेट करा देंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन की पहली वाली चीजें सारी, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या चीजें हुई, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अच्छा, आपको अगर थोड़ा फास्ट लग रहा हो, क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है, तो ज्यादा क्लासेस ना हो, इस वजह से थोड़ा शायद मैं तेज बढ़ा रहा हूं। आप चाहे तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, अगर आप सब समझ में आ रहा है तो घटा सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो सब आपके हाथ में है, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स, क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, स्ट्रक्चर्स, उन सब की भी बात भी करेंगे, ठीक है। तो मेल गैमीट आपको पता है कहां पे बनता है, स्टेमन में। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर कौन सा पढ़ेंगे, स्टेमन। स्टेमन की बात करते हैं। तो देखिए स्टेमन, इसको माइक्रोस्पोरोफिल भी बोला जाता है। तो स्टेमन की स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने अभी देखा था, स्टेमन इज द यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल। इसमें एक लॉन्ग एंड स्लेंडर ऐसे पार्ट होता था और एक टर्मिनल पार्ट होता था जो कि लोब्यूलर था, ठीक है ना। ये जो लॉन्ग और स्लेंडर पार्ट है इसको फिलामेंट बोला जाता है, और जो इसके एंड पे जो स्ट्रक्चर है, टर्मिनल स्ट्रक्चर, जो कि 2 लोब दिख रहे हैं, इसको बोला जाता है एंथर। ये 2 लोब, आप जरूरी नहीं 2 लोब, 1 लोब भी होता है, ज्यादातर 2 लोब भी होते हैं। तो ये पार्ट एंथर कहलाता है, ये पार्ट फिलामेंट कहलाता है, ठीक है। ये पूरा क्या है, स्टेमन है। तो यहां पे मैंने बोला स्टेमन के अंदर मेल गैमीट बनते हैं, कौन से पार्ट में, फिलामेंट में, एंथर में, एंथर में, ठीक है ना। एंथर में मेल गैमीट बनेंगे, कैसे बनेंगे आगे सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब मैं जरा एंथर के स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं। इसका एक इतना कट सेक्शन आपको दिखाता हूं मैं। देखिए एंथर जो मैंने बताया 2 लोब होते हैं इसमें, तो दोनों लोब बना ले रहे हैं, लोब 1, लोब 2। ये रहा पहला लोब, ये रहा दूसरा लोब, 2 लोब है। ठीक है, ये इनको ऐसे पीछे का पार्ट, क्योंकि लोब जैसे हैं, 2D तो है नहीं, 3D ये चीज है, ठीक है। तो ये रहा एक लोब, दूसरा लोब। अब जरा मैं इसका कट सेक्शन, तो आपको पता है ये एंथर है, ये नीचे फिलामेंट है। तो अब मैं इसको आपको 3D कट सेक्शन दिखा रहा हूं, इसको काट के अंदर, क्योंकि स्ट्रक्चर की बात करूंगा, एंथर होता कैसे, एंथर की स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो एक कट सेक्शन करते हैं, 3D में देखते हैं। तो जैसे कि इसको थोड़ा ऊपर से देखेंगे, मानो आपने इतना पार्ट काट दिया इसका, तो यहां पे ये रहा आपके वही 2 लोब, ठीक है।
ठीक है, ये थोड़ा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये आपको ये मैं पीछे वाले ये जो दिखा रहा ना, थोड़ा पीछे शेडिंग दिखा दे रहा हूँ। ये आपका फिलामेंट, और ये जो आपके दो लोब दिख रहे थे ना ऊपर से ऐसे कट के, आपको ऐसे दिख रहे हैं। 3D सेक्शन दिखाया है काट के, ठीक है ना। ये इसका ऊपर का ढक्कन जैसा काट दिया आपने, ये रहा वो। ठीक है, ये ढक्कन आपने उड़ा दिया है ऊपर का, ये कट सेक्शन दिख रहा है। तो देखिए इसमें आपको क्या दिखता है, इसमें आपको दिखते हैं कि ये रहा पहला वाला लोब ऐसे करके, ये बीच में। तो ये दो लोब जहां पे जुड़े होते हैं उस एरिया को बोला जाता है कनेक्टिव। क्या बोला जाता है? कनेक्टिव। ये एक लोब, दो लोब दोनों जुड़े हुए हैं और नीचे से फिलामेंट भी यहीं पे जुड़ा हुआ है। तो ये जो इन तीनों चीज जहां पे जुड़ी हैं उसे बोला जाता है कनेक्टिव। ठीक है, और आपने देखा कि एंथर क्रॉस सेक्शन में 4 साइड हैं इसकी, 1 2 3 4 कोने हैं। तो इसे टेट्रागोनल ही होता है। दिखने में कैसा होता है? टेट्रागोनल। 4 ऐसे साइड्स हैं, है ना। और आपको कोने में दिखाई देंगे 4 गोल गोल स्ट्रक्चर, 4 चैम्बर्स दिखाई देंगे ऐसे। ये 4 चैम्बर हैं, गोल गोल चैम्बर। इनके अंदर बनता है माइक्रोस्पोर। और जो माइक्रोस्पोर आप मतलब ना, माइक्रोस्पोर फिर माइक्रोस्पोर से बनेगा मेल गैमीट। तो माइक्रोस्पोर कहां पे बनता है? इन चैम्बर्स में बनता है। तो बताओ जहां पे स्पोर बनते हैं उस चैम्बर को क्या बोला जाता है? स्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोर जहां पे बहुत बन रहे हैं उसको क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये 4 चैम्बर हैं जिनको बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि सर्कुलर होते हैं। अब जरा एंथर की बात करूं तो एंथर को कुछ टर्म्स दिए गए कि एंथर कैसा कैसा है, तो वो इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो एंथर आपने पढ़ा जनरली कैसा होता है? बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का मतलब 2 लोब है, 1 लोब 2 लोब। दूसरी बात, इसको बोला जाता है डाइथीकस। डाई का मतलब 2, थीकस थीका। ठीक है, 2 थीका है। थीका का मतलब क्या होता है? यानी चैम्बर। तो डाइथीकस का मतलब इसके एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं, 2 स्पोरेंजिया होते हैं जिनके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो डाइथीकस का मतलब इट्स ईच लोब कंटेन्स 2 थीका या चैम्बर्स कॉल्ड स्पोरेंजिया, जहां पे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो इस वजह से इसको डाइथीकस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसको बोला जाता है टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रा का मतलब 4, स्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया, क्योंकि यहां पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है, और दिखने में कैसा है? टेट्रागोनल। 4 साइड्स आपको दिखेंगी इसके क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, एंथर एक लोब भी होता है और इसमें 2 थीकस, वैसे मोनोथीकस भी होता है। तो ये सारी बातें एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं आपको इस सीरीज में नहीं पढ़ाऊंगा। प्रथम सीरीज में सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस करेंगे। जो एक्स्ट्रा एज एनसीईआरटी है वो हम नीट की जो सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ाऊंगा आपको सभी चीजें थोड़ा डिटेल में। एनसीईआरटी से थोड़ा हट के, वो सब आपके सेकंड सीरीज में आएगा। इसमें आपको प्योरली एनसीईआरटी बेस, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बेस पे सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा एज के लिए आगे अलग सीरीज स्टार्ट होगी, उसमें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप इसी पे फोकस करिए। ठीक है, तो समझ में आ गया। मेन ये पूछा जाता है काफी बार, मतलब एंथर डाइथीकस कहा जाता है, इसका मतलब क्या है? तो आप बता देंगे कि एंथर के एक लोब में 2 थीका या फिर 2 चैम्बर होते हैं जिनको माइक्रोस्पोरेंजिया बोला जाता है, जिसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं। इस वजह से इसको डाइथीकस बोला जाता है। ठीक है ना। तो आगे मैं एक और क्वेश्चन बनता है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो मैं इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करता हूं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ना, कि मैंने बोला इसमें माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, तो कहां बनते हैं? तो यहीं तो पढ़ोगे, तो इसके स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आता भी है सीबीएसई में। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो यहां पे मैं ये सब इरेज कर देता हूं। यस, तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो मैं इसी को यहां पे थोड़ा और बड़ा करके दिखा दे रहा हूं। तो ये आपको पता है टेट्रागोनल है ऐसे एंथर, इसके 4 ऐसे एंगल्स दिखाई देंगे आपको। एंगल क्या? 4 साइड्स। ठीक है, यहां पे ये रहे माइक्रोस्पोरेंजिया। इनके स्ट्रक्चर की बात करो तो इनकी, ठीक है, और ये क्या होता है? कनेक्टिव होता है। जहां पे ये कनेक्ट होते हैं यहां पे वेस्कुलर स्ट्रैंड्स आते हैं। ठीक है,
यहाँ पे तो इसकी 4 वॉल होती हैं। अगर मैं अंदर से नाम लिखना चालू करूं तो ये कि जो बिल्कुल इसको सराउंड करेगी, बिल्कुल इनर मोस्ट वॉल है, उसको बोला जाता है टेपिटम। क्या बोला जाता है? टेपिटम। जो इनर मोस्ट, जो बिल्कुल इसको सराउंड करिए, माइक्रोस्पोरेंजिया, ये इसको हरी वाली इसकी वॉल है पहली, जिसको बोला जाता है टेपिटम। ठीक है, तो मैं ये सारी चीजें एक ही में दिखा रहा हूं, सब मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि फिर काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली वॉल है टेपिटम। उसके बाद इसकी एक वॉल है, एक और सेल लेयर। तो मैं बाहर की, सबसे बाहर वाली वॉल की बात कर लेता हूं। जो सबसे आउटर मोस्ट वॉल है उसे बोला जाता है एपिडर्मिस। क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस। तो ये एंथर की वॉल बोल लो या माइक्रोस्पोरेंज, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंज की भी तो यही सराउंड कर रही है, तो माइक्रोस्पोरेंज वॉल बोल लो। आउटर मोस्ट वॉल है जिसका नाम है एपिडर्मिस। ठीक है, इसके एक अंदर वॉल होगी, एक को 4 वॉल बताई ना मैंने, इसके अंदर एक जो वॉल है उसका नाम है एंडोथीशियम। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट सेल की लेयर हो गई जिसको बोला एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली हो गई जिसको बोला एंडोथीशियम। ये सारी एक एक सेल की हैं, ये सब यहाँ पे ऐसे एक एक सेल की लेयर हैं। ठीक है, एपिडर्मिस भी सिंगल सेल लेयर है। इसके बाद यहाँ पे ये तीसरी वॉल आएगी जो कि 1 या 3 सेल की लेयर हो सकती है, जिनको बोला जाएगा मिडल लेयर्स। ठीक है ना, काफी है ना, 1 से 3 सेल की। तो मानो मैंने एक सेल लेयर बना दी, दूसरी सेल लेयर, 2 ही दिखा दे रहा हूं। ठीक है, 1 से 3 सेल की लेयर हो सकती है। तो हर जगह, ठीक है, कंप्लीट नहीं कर रहा हूं इसे। तो यहां पे आपने पढ़ा, ठीक है, ये रही टेपिटम यहाँ पे। ठीक है, तो 4 वॉल है, चारों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलो एक काम करता हूं मैं, इसको एक का एक एनलार्ज्ड व्यू देख ले रहा है, क्योंकि एक बार सीबीएसई में आ भी चुका है, आ भी जाता है एनलार्ज्ड व्यू, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया का एनलार्ज्ड व्यू दिखाओ। तो मैं इतने पार्ट को डिटेल में बना के इधर दिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट वॉल है येलो कलर से दिखाई है, सिंगल सेल की लेयर है, तो मैं इसको बना दे रहा हूं। यहां पे इतना काटा है ना पार्ट, थोड़ा ऐसा दिखाई देगा। तो एक सिंगल सेल की लेयर है जिसका नाम है एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली। ठीक है, इसके बाहर एक और सेल की लेयर है जो मैंने रेड कलर से दिखाई है, जिसका नाम है एंडोथीशियम। इसके बाद 2-3 सेल की लेयर है, 1 से 3 सेल की लेयर हो सकती है, जिसका नाम है मिडल लेयर्स। ठीक है, इसके बाद की जो अंदर ग्रीन कलर की है वो है टेपिटम, बड़े सेल्स होते हैं इनके, चौथी वॉल इसकी। और इसके जो अंदर पूरा भरा होता है, जो टिश्यू, जो सेल्स भरे हैं, उनको बोला जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोला जाता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। ये सब कैसे बने, वॉल कैसे बनी, वो सब आपको नीट वाली सीरीज में पढ़ाऊंगा। जितना एनसीईआरटी में उतना ही यहाँ पे पढ़ाऊंगा। स्पोरोजिनस टिश्यू का जो हर एक सेल है, हर एक सेल वो माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी इसका हर सेल माइक्रोस्पोर बनाता है। ठीक है ना, तो इसका हर सेल, स्पोरोजिनस टिश्यू का हर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ये सब बातें आगे अगले लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल है जिसमें डिवीजन होके माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और माइक्रोस्पोर्स से क्या बनते हैं? आपके मेल गैमीट बनते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो स्पोरोजिनस टिश्यू है जिससे क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमीट होता है। तो यहां पे वॉल की बात, इन सब वॉल की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट वॉल जो है उसका नाम क्या है? पहली जो वॉल है उसका नाम है एपिडर्मिस। चलो एपिडर्मिस की बात कर लेते हैं। सबसे बाहरी लेयर है, सिंगल सेल की लेयर है, काम क्या है? प्रोटेक्शन। बस एंथर को प्रोटेक्ट कर रही है, अंदर सबको प्रोटेक्ट कर रही है, सबसे बाहर वाली है प्रोटेक्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपकी एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के इसके अंदर वाली वॉल है। देखो एंडोथीशियम में कुछ खास बातें होती हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, बट सुन लीजिए। जो इसके इनर सेल वॉल, जो इसकी वॉल्स होती हैं सेल की, और जो रेडियल वॉल्स होती हैं, ठीक है, उन सब में अल्फा सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं,
जिसकी वजह से वो हाइग्रोस्कोपिक बन जाती है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, ड्राई स्टेट में आ जाए, सूखने की कंडीशन आ जाएगी, तो इससे पानी निकलना चालू होगा जो इसने भर रखा था, वो निकलेगा। तो इसकी वॉल जो बाहर वाली है वो तो मोटी हुई नहीं है, सिर्फ अंदर वाली और साइड वाली मोटी हुई है। तो वो जब पानी निकलेगा तो वो अंदर की तरफ आएगी, जिसके चक्कर में अंदर की तरफ प्रेशर लगेगा और एंथर फट जाएगा, जिससे बाहर सारे पॉलन ग्रेन्स निकल जाएंगे। तो इसका काम किस में होता है? डेhiscence ऑफ एंथर। एंथर के फटने को क्या बोला जाता है? डेhiscence बोला जाता है। तो इसका मेन काम है डेhiscence ऑफ एंथर में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो 2-3 सेल की लेयर है इनको बोला जाता है मिडल लेयर्स। और मिडल लेयर का काम क्या होता है? ये जो सेल्स हैं वो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, और आपको पता है पैरेन्काइमा सेल्स का मेन काम होता है फूड को स्टोर करना। तो ये फूड को स्टोर करते हैं। तो यहां पे जो माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे, खाना चाहिए उनको, फूड चाहिए, वो कहां से मिलता है? वो टेपिटम प्रोवाइड करता है। ये जो हरी वाली लेयर दिखाई, टेपिटम, और टेपिटम को कहां से मिलता है? वो मिडल लेयर से लेता है, ठीक है ना। तो मिडल लेयर से लेगा टेपिटम, और टेपिटम बाद में किसको देगा? जो माइक्रोस्पोर अंदर डेवलप होंगे, ठीक है। तो बताओ क्या होगा? जब तक एंथर बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तब तक वो टेपिटम सारा खाना ले लेके माइक्रोस्पोर को देता रहेगा। तो क्या होगा? ये मिडल लेयर्स खत्म हो जाएंगी। तो जो मिडल लेयर होती हैं वो मैच्योर एंथर में प्रेजेंट नहीं होती। जो बाहर से तीसरी लेयर है आपकी, लेयर्स हैं मिडल लेयर्स, ये इफीमेरल होती हैं। इफीमेरल का मतलब थोड़े समय के लिए रहती हैं, हमेशा के लिए नहीं होती। शॉर्ट लिव्ड, इफीमेरल शॉर्ट लिव, थोड़े समय के लिए होती है, क्योंकि बाद में एंथर जो मैच्योर एंथर में प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि सारे सेल्स खत्म हो जाते हैं, सारे न्यूट्रिशन टेपिटम ले लेता है इनसे। अब बात करते हैं चौथी लेयर, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है टेपिटम। सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है और फेवरेट लेयर है टेपिटम। टेपिटम भी सिंगल सेल की लेयर है, सेल थोड़ा बड़े हैं इसके सेल्स में कुछ खास बात है, वो भी सीबीएसई पूछता है कि टेपिटम के सेल्स में क्या खास बात है। इसके सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म है, काफी साइटोप्लाज्म है, ठीक है, डेंस। और इसका जो न्यूक्लियस होता है, पहले तो आपको एक ही न्यूक्लियस दिखेगा, लेकिन जब ये बड़ा होता जाएंगे सेल्स, तो इसके न्यूक्लियस, ये सेल्स कैसे हो जाएंगे? मल्टी न्यूक्लिएट। देखो ऐसा होता है, सेल डिवाइड करेगा तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर पूरा सेल कर जाता है, सेल वॉल बन के। तो अब इसमें क्या होगा? सेल वॉल नहीं बन रही, न्यूक्लियस डिवाइड किया, 2 होगा, डिवाइड किया 4 होगा, तो बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो टेपिटम के सेल्स कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स होते हैं। ये खास बात है टेपिटम के सेल्स की, ठीक है। फंक्शन की बात करूं तो बताया था भी, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। हालांकि ले इनसेरा है, लेकिन एक्चुअली कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेपिटम। तो टेपिटम प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। सबके फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है। जस्ट एनसीईआरटी में ये डिटेल में नहीं दे रखा, उनमें से इतना लिखा है 1, 2, 3, ये जो बाहर की 3 लेयर है, इनका काम है प्रोटेक्शन एंड डेhiscence, और आपको इतना ही लिख के आना है। फंक्शन पूछे जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में इतने ही है, तो आप इतने भी याद रख सकते हैं। बाहर की 3 लेयर का काम है प्रोटेक्शन एंड डेhiscence, और टेपिटम का काम है नरिशमेंट, ठीक है। टेपिटम के और भी काम है जो कि दे रखे हैं एनसीईआरटी में, वो सुन लीजिए। अदर फंक्शंस ऑफ टेपिटम की बात कर लेते हैं और इस क्लास को करते हैं खत्म। जो बाकी पार्ट है वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अदर फंक्शंस ऑफ टेपिटम की बात कर लेते हैं। अदर फंक्शंस ऑफ टेपिटम तो आपने पढ़ रखा है। पहला काम तो इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। अदर फंक्शंस ऑफ टेपिटम, टेपिटम एक एंजाइम सीक्रेट करती है, एक एंजाइम बनाती है जिसका नाम है कैलेज। इसका काम अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ये जो माइक्रोस्पोर बनते हैं उनके बीच में कैलोज होता है, उसको डाइजेस्ट करता है, पढ़ाऊंगा आगे अगले लेक्चर में। ये बनाता है स्पोरोपोलेनिन, बहुत सीबीएसई का फेवरेट और बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, जो कि पॉलन ग्रेन की आउटर वॉल बनाता है। इसके बारे में भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और तीसरा काम होता है, ये बनाता है पॉलन किट। पॉलन किट के बारे में इसी में पढ़ लेते हैं। पॉलन किट एक येलो सा स्टिकी सब्सटेंस होता है, जो कि चलो ये भी आगे क्लास में आएगा। क्या स्टिकी सब्सटेंस होता है येलो कलर का, जो कि पॉलन ग्रेन के ओर पास रहता है, जो किनमें? इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में। तो इंसेक्ट आगे बैठता है, उसे चिपक जाता है वो पॉलन इसकी वजह से, पॉलन किट की वजह से, और वो कहीं और जाता है तो गिर जाते हैं, तो पॉलिनेशन हो जाता है। तो पॉलन किट इज अ येलोई फैटी सब्सटेंस, स्टिकी सब्सटेंस, जो कि इंसेक्ट से चिपक जाएगा, पॉलन को चिपकने में मदद करेगा। स्पोरोपोलेनिन एक काफी हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, जो कि पॉलन ग्रेन की आउटर मोस्ट वॉल बनाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, इन सबके बारे में। कैलेज एंजाइम भी आपका काम बताऊंगा। तो टेपिटम के अदर फंक्शंस हैं और इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ टेपिटम पूछा जाता है काफी बार सीबीएसई में, ठीक है। तो ये क्लास यहीं
पे खत्म होती है। सुनिए, तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपके अब इसे अगली क्लास शायद एक दिन के गैप में आए, तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ना बिल्कुल ना छोड़ें। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इनको बीच बीच नोट्स मत बनाओ, सिर्फ ध्यान बोर्ड पे रखो, समझो। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए, सबसे अच्छे नोट्स हैं। आपको कुछ नहीं, कहीं और नहीं पढ़ना पड़ेगा, कहीं और फिर से नहीं बनाने पड़ेंगे, सब कुछ दे रखा है। क्वेश्चंस भी आपको साथ में प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई में पूछे जाते हैं, उनसे बाहर सवाल नहीं आते। और अच्छी बात है, उन सबके आंसर्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे, जो पढ़ाया है उसी से आएंगे। तो आप सवाल करिए उन्हें, जो आपको ना आए वो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं आपको सॉल्यूशन उसका बताऊंगा, ठीक है, या फिर नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे कि गैमीट बनते कैसे हैं, ठीक है। थैंक यू।